तो बच्चे अब से हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतने समय के लिए बने रहे मेरे साथ। और बस अभी आप लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि अब थोड़े से क्वेश्चंस हो रहते हैं, अब साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं और साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट छांट के मैं लेके आई हूँ। आपके एमआर और एसएसआर के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा। और इसी के साथ इतने ही प्यार के साथ जैसे आप सब लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही अभी ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहिए। और जी बच्चे, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करिएगा। और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं या फिर जो बच्चे जी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जी बच्चे व्यूज़ बढ़ सके। ठीक है जी बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। जी बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने करी थी? आइंस्टाइन ने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी, डेपोर ने करी थी, या फिर जी बच्चे रदरफोर्ड ने करी थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि मैडम साइंस के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लेके आओ, साइंस के क्वेश्चंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी करो। तो बस मैंने इस बार यही किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए साइंस के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिल सके साइंस की। और किसी का भी अगर साइंस में कोई एसएसआर का एग्ज़ाम हो या फिर एमआर का एग्ज़ाम हो, वो किसी का भी छूटे ना। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ए डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सही आंसर है आइंस्टाइन। ठीक है, वैसे देखो आंसर देख लो, आंसर एक्चुअल में ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हैंस्टिन रडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, एक्चुअल में हर्ट्ज ने क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था। बट एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अपनी एक थ्योरी देने का काम भी किसने किया है? आइंस्टाइन ने किया है। इसीलिए हमारे ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर क्या होएगा? आइंस्टाइन होएगा, क्योंकि जो हर्ट्ज है ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपके ऑप्शन में आए हर्ट्ज, तो हर्ट्ज पे भी टिक करना, क्योंकि हर्ट्ज एक्चुअल में सही आंसर है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में किसके द्वारा खोजा गया है? हैंस्टिन रडोल्फ जी बच्चे हर्ट्ज के द्वारा। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। ठीक है, और बच्चे रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने, आप सबको पता है, न्यूक्लियस की खोज करी है। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज करी है रदरफोर्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम फॉर विच एंगल? जी, किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है, आपकी देखो ये एक लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट होती है और एक ये नॉर्मल रे होती है। ठीक है, यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, यानी कि ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इंसिडेंट पे। ठीक है, फिर लाइट जो है वो हमारे प्लेन से टकराकर वापस चली जाती है, करेक्ट, रिफ्लेक्शन कर लेती है। तो आपके लिए क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है, यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल होता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टिव एंगल बनता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा इंसिडेंट रे का एंगल होता है जिसकी वजह से, यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन रे का एंगल है वो 90 डिग्री बने। ठीक है, तो आप लोगों के लिए पूछ रखा है कि क्रिटिकल एंगल सबसे न्यूनतम किसका होगा? ठीक है, सबसे न्यूनतम किसका होगा? जी बच्चे, तो क्रिटिकल एंगल सबसे न्यूनतम किसका होएगा? वॉयलेट का होएगा। और सबसे ज़्यादा किसका होएगा? मैक्सिमम होएगा रेड का। ठीक है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा होएगा और न्यूनतम एंगल होएगा जी बच्चे वॉयलेट का। अगला क्वेश्चन, रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध के साथ क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? जी बच्ची, जी जल्दी से बताइए।
लाल नहीं है, वॉयलेट है। सही आंसर क्या होएगा? वॉयलेट। वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे मिनिमम होता है और सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, ठीक है। और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के साथ क्या होएगा? देखो कंडक्टर क्या होता है, एक तरह से ये मान लो एक पाइप है, ठीक है। अज्यूम क्या करना है, जैसे एक पाइप है और पाइप के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स हैं, करेक्ट। और वो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो बह रहे हैं उस पाइप के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, अगर उसका कंडक्टर का तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाने से क्या होगा? तापमान बढ़ाने से इनके इलेक्ट्रॉन्स की गति बढ़ेगी, करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में टकराव बढ़ेगा। और टकराव बढ़ने से आप लोगों को पता है कि जब भी किसी किन 2-3 चीज़ों के बीच में टकराव बढ़ता है तो गति रुकती है, ज़्यादा अच्छे से तरीके से नहीं चल पाते। जैसे इंक्रीज हो जाएगी इनकी स्पीड तो इनके बीच में आपस में टकराव बढ़ेगा और टकराव बढ़ने की वजह से इनकी गति कम होगी, और गति कम होने का यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा होएगा, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, सॉरी बढ़ता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज, अगर आपको पता करना है कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो होता है R=ρL/A। यानी कि अगर आप एरिया डिक्रीज कर देते हो तो जी बच्चे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और या फिर अगर लेंथ इंक्रीज कर देते हो तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है जी बच्चे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके हिसाब से होता है, R=ρL/A, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चालक के लेंथ के ऊपर, लंबाई के ऊपर, और डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ठीक है, कि सरफेस एरिया कितना है। जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होएगा, और लंबाई जितनी ज़्यादा होएगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। जब जो एक गोल गोल जो मोशन होता है उसके अंदर, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है वो गोल गोल घूम रही है तो उसके अंदर क्या चीज़ होएगी जो सेम रहेगी, गति, वेग, ऊर्जा, या फिर दोनों, ए और सी दोनों। जी बच्चे, क्या चीज़ होएगी जो सेम रहेगी, बराबर रहेगी? जल्दी से बताइए। चलिए, अच्छा जासू जाट, आप जोधपुर से हैं। इंक्रीज, वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताइए कि अगर एक वृत्ताकार गति है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ होती है जो बराबर सेम रहती है। तो वृत्ताकार के अंदर गति जो होएगी वो बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि गति जो होती है वो ऑलरेडी उसके अंदर क्या होता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी कि मान पे डिपेंड करती है। उसके अंदर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हम देखते हैं वेग जो है, वेग क्या होती है, वो दिशा के ऊपर डिपेंड करती है, करेक्ट। क्योंकि सर्कल में क्या होती है, हर समय हर सेकंड के ऊपर क्या होगी, दिशा चेंज होएगी, और दिशा चेंज होते ही क्या होएगा, वेग चेंज होएगा। और बच्चे ऊर्जा भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि जैसे ही हम एक सर्कुलर मोशन के अंदर है तो उसके अंदर ऊर्जा डिक्रीज इंक्रीज होती है। तो सही क्या होएगा, स्पीड जो होएगी वो कांस्टेंट रह सकती है, ठीक है। जो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह सकती है। डी नहीं है, आंसर है गति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉल स्पेल इन यूरिनल इज कॉज ड्यू टू। मूत्रालय में गुर्दक किस कारण से होती है? यूरिक एसिड के कारण, मतलब जो गंदक आती है आपको मूत्रालय से, जी बच्चे, तो वो किसकी वजह से आती है? यूरिक एसिड के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, अमोनिया के कारण, या सल्फर के कारण? जी बच्चे, किसके कारण से बदबू आती है उसमें? जी बच्चे जल्दी से बताइए। तो वो बच्चे स्मेल आती है अमोनिया के कारण, ठीक है। जब मूत्रालय के अंदर क्या होता है, यानी कि यूरिन के अंदर क्या होता है, जब अमोनिया बहुत ज़्यादा होता है तो जिसके अंदर से स्मेल आती है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पीने से क्या होएगा, वो अमोनिया की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है जी बच्चे।
अगला क्वेश्चन, जेट प्लेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जेट प्लेन किस सिद्धांत पर चलता है? कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर? द्रव्यमान संरक्षण के ऊपर, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर, रेखिक संवेग संरक्षण के ऊपर, या कोणीय संवेग संरक्षण के ऊपर? जी बच्चे, आपसे पूछा गया है जेट प्लेन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी बच्चे, जेट प्लेन। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक जरूर कर दे और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? और ये बताओ कि आज तुम सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होने बाकी हैं, तो ये बताइए कैसा लग रहा है आज आप सब लोगों को? अच्छा लग रहा है? एक ही क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आप सब लोगों ने, ये बताइए अच्छा लग रहा है? साइंस नहीं आती मनीषा, साइंस नहीं आती, कोई बात नहीं, हम हैं बताने के लिए। जी बच्चे, तो सही आंसर क्या है? जेट प्लेन किसके सिद्धांत पे चलता है? जेट प्लेन सिद्धांत चलता है रेखिक संवेग के ऊपर। रेखिक संवेग क्या कहता है? मोमेंटम की बात करता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी, ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि शुरुआत में जैसी, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में जैसी हमारी लीनियर मोमेंटम यानी कि मास गुना वेलोसिटी रहेगी, वैसे ही अंत में भी रहेगी, ठीक है? अंत में भी वैसी रहेगी, यानी शुरुआत में जीरो है तो फिर अंत में भी जीरो रहेगी। तो इसी कारण से जैसे ही जेट प्लेन में क्या होता है? जेट प्लेन से पीछे की ओर से बहुत सारी गैसेस निकलती है, विस्फोट होता है, गैसेस का विस्फोट होता है, जो कि मान लो जैसे जेट प्लेन ऐसे है, ठीक है, जेट प्लेन, ठीक है? तो जेट प्लेन क्या करता है? जेट प्लेन सॉरी पीछे से इस तरीके से, ठीक है? तो पीछे से क्या होती है? गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती है, गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती है, जो कि क्या करती है? एक दबाव पीछे की ओर देती है, और जिसकी वजह से लीनियर मोमेंटम बराबर रहने के कारण क्या होता है? दबाव यहाँ से आया है तो जो बच्चे हमारा जेट प्लेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर जाएगा, ठीक है? तो वो क्या चलता है? लीनियर मोमेंटम रेखिक संवेग संरक्षण के ऊपर चलता है, ठीक है? जी बच्चे, अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? जी बच्चे, नहीं यूरिक एसिड नहीं है, अमोनिया ही है, अमोनिया के कारण ही होता है, सही आंसर है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमोनिया ही है, अमोनिया के कारण होता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज वन कूलम चार्ज हैज़, यानी कि जी बच्चे आप लोगों से पूछा है एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर, ठीक है, ये रेज टू पावर है 15, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 16, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14, या फिर 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? जल्दी से बताइए। थैंक यू शुभम। हरीश, यूरिक एसिड नहीं है, अमोनिया है, ठीक है? अमोनिया है बच्चे, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, सही आंसर अमोनिया है, ठीक है? जी बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर? एक कूलम चार्ज के अंदर होते हैं 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसके अंदर? एक कूलम चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी, ठीक है, थॉमसन ने करी। और बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 क्या होता है? इसका मास होता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की परावर्तन के दौरान कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, या आवर्ती?
ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अगर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन मतलब ये एक प्लेन है, इससे एक लाइट आई, ठीक है, लाइट टकरा के इस प्लेन से वापस चली गई, ठीक है, तो जब ये लाइट टकरा के वो वापस चली गई तो उस दौरान कौन सी लाइट की कौन सी क्वांटिटी होगी, कौन सी क्वालिटी होगी जो कि सेम रहेगी, ठीक है। जी बच्चे, सी बी, वेरी गुड वेरी गुड। जी बच्चे, तो सही आंसर क्या होएगा आपके हिसाब से? जी बच्चे, सही आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन, वेवलेंथ, बोथ ए एंड बी, या फिर फ्रीक्वेंसी, क्या चीज सही रहेगी? तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी सेम रहेगी? तो बच्चे वो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैसे तो बच्चे बात की जाए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ठीक है, क्या चीज़ रहेगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है, और स्पीड यानी कि गति, ये तीनों के तीनों ही सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि अपना जो माध्यम है वो अभी भी सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है ना, माध्यम तो सेम ही रहा है, पहले इसी माध्यम से आई थी, यानी कि जैसा भी माध्यम था, और टकराकर सेम ही माध्यम रहा, ठीक है, माध्यम क्या रहा? सेम ही रहा, और माध्यम सेम रहने के कारण हमारी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ये तीनों की तीनों क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज, रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी को वोल्टेज में बदलना, या डीसी को वोल्टेज बदलना। जी बच्चे, सॉरी, एसी का वोल्टेज बदलना या डीसी का वोल्टेज बदलना। जी बच्चे, जी जल्दी से बताइए क्या आंसर होएगा सही आंसर? रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? रेक्टिफायर का, तो बच्चे रेक्टिफायर क्या होती है? देखो हमारी जो भी लाइट, जो भी हमारे उपकरण होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रिज, कोई भी चीज़ होगी, जैसे टीवी वगैरह, वो सब होगी, वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट करंट पे चलते हैं, ठीक है, किस पे चलते हैं? डायरेक्ट करंट पे। और हमारे घर में कौन सी लाइट आती है? हमारे घर पे आती है एसी करंट आता है, ठीक है। तो बच्चे हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज के एसी को डीसी में बदलना, लो वोल्टेज के डीसी में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। यानी एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है, ठीक है। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। जी बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाटर फ्रीजीज एट, पानी जमता है किस से पानी जमता है? किस डिग्री टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 डिग्री केल्विन पे, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर ऑल ऑफ दीज? कौन से टेम्परेचर पे पानी जमता है? जी बच्चे, ए दे रहे हैं, सही आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये बिल्कुल सही है, सब लोगों को पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? पानी जमता है, ठीक है। लेकिन अपने सेल्सियस और केल्विन में भी डिफरेंस है, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि बच्चे डिग्री सेल्सियस मतलब जितना भी डिग्री सेल्सियस होएगा प्लस में 273 इजिकल टू क्या होता है? केल्विन होता है। यानी कि अगर मेरा डिग्री सेल्सियस 0 है तो केल्विन कितना आ जाएगा? 273, यानी कि केल्विन की कितनी वैल्यू आ गई? 273 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, क्या होता है? 9/5 गुना में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, करेक्ट। डिग्री सेल्सियस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, तो रिजल्ट क्या आया? 32 फ़ारेनहाइट। यानी कि केल्विन में हमारा अगर पानी को जमाना है तो कितने डिग्री केल्विन में जमा सकते हैं?
273 डिग्री केल्विन पे आप जमा सकते हो, और फ़ारेनहाइट के अंदर 32 फ़ारेनहाइट के अंदर पानी जमाया जा सकता है। यानी कि तीनों के तीनों ही इन्हीं टेम्परेचर्स पे, टेम्परेचर की बस वैल्यू चेंज की गई है, ठीक है। केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये तीनों के अलग अलग मीटर्स चेंज करे गए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? मून जब कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जल्दी से बताइए। जी बच्चे जल्दी से बताइए, सोलर इक्लिप्स कब होता है? सोलर इक्लिप्स तो सूर्य ग्रहण होएगा, कब होएगा? पृथ्वी सूर्य और हाँ, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी, मान लो ये आपका सूर्य है, ठीक है, सन है, और यहाँ पे आपकी है धरती, अर्थ, ठीक है। तो धरती और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आता है, मून आता है, तब क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए आप लोगों ने वो तो देखा होगा, एक वो सिलेंडर सा होता है गैस बुझाने, सॉरी आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस मिलती है आपको? CO2 मिलती है, N2 मिलती है, O2 मिलती है, या फिर H2 मिलती है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस होएगी? जी जल्दी से बताइए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है आग बुझाने के लिए? जी बच्चे, तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे? CO2 गैस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि CO2 गैस के अंदर क्या होती है, एक खूबी होती है, किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, जो कि बच्चे, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है किस प्रकार की, जो कि क्या करती है, जो कि आग से दूर हटती है, ठीक है, आग को दूर हटाती है। तो आग से दूर हटने का काम किसका होता है? CO2 का होता है। जबकि O2 क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करती है, आग के पास जाती है, यानी कि आग बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तभी ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे भी आग लग रही है, तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन का जो भी फ्लो हो रहा होगा, अगर आप वो रोक देंगे, तब भी आग खत्म हो सकती है, ठीक है, तब भी आग खत्म हो सकती है। क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कि किसी के कपड़े जल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से उड़ेल देते हैं, है ना, ब्लैंकेट कवर कर देते हैं। ब्लैंकेट कवर करने से क्या होगा, हम ऑक्सीजन जो उसके अंदर आ रही है, वो क्या हो जाता है, वो बंद कर देते हैं, ठीक है। और CO2 क्या है, CO2 के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो आग को रजिस्ट करती है, ठीक है, प्रतिरोध करती है, जिसके कारण हम CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट? Na2CO3 का फॉर्मूला क्या होता है? जी बच्चे, N2 नहीं है। लोकेश प्रजापति आप कुछ बोल रहे हैं? जी बच्चे, जल्दी से बताइए, क्या होता है फॉर्मूला? केमिकल नेम ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। और उसके अलावा सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, जो कि हमारा होता है नमक, ठीक है। और तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अपना बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है, जो कि होता है CaOCl2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वाजीकोर इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, क्वाजीकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, वसा फैट की कमी से, या मिनरल खनिज नमक की कमी से?
क्वाजी कोर नाम से जो एक डेफिशिएंसी होती है वो किसके कारण, किसकी कमी के कारण होती है? जी बच्चे, वेरी गुड, जल्दी से बताइए क्वाजी कोर किसकी कमी के कारण होएगा हमें? क्वाजी कोर, तो क्वाजी कोर हम देखते हैं किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? गोइटर आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण हमें गोइटर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयरन इज डैश कंप्रेसिबल। आयरन लोहा संपीडीय है, कैसा है? कम है, यानी कि उसे कंप्रेस करा जा सकता है, ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं कंप्रेस किया जा सकता है। एक लोहा जो कि एक ठोस होता है, ठीक है, ठोस, जिसे कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं कंप्रेस किया जा सकता? जल्दी से बताइए। क्वाजीकोर, हाँ, क्वाजीकोर इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाजीकोर। जी बच्चे, तो सही आंसर क्या है? लोहा जो है उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, लोहे को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी इज, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दे रखी है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 kg, ठीक है, और आपसे बोल रखा है 500 जूल जो है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 500 जूल, ठीक है, और बच्चे आपको मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 10 kg, ठीक है, मास दे रखा है 10 kg और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 500 जूल। काइनेटिक, अब आपको बताना है वेग, यानी कि वेलोसिटी, इसका वेग क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv²। तो करो, वैल्यू क्या आएगी? हाफ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 500 इज इक्वल टू हाफ गुना मास कितना है? मास है 10 किलोग्राम और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बच्चे आ जाएगा, इसको हाफ से 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 5, और 5 से 500 को डिवाइड कर दो 100। तो यानी कि वेलोसिटी, वेग का स्क्वायर कितना आया? v का स्क्वायर आया 100। तो v क्या आ जाएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी? 10। तो वैल्यू क्या आएगी? वेग की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारी वेग की वैल्यू। तो बस आज के हमारे साइंस के क्वेश्चंस बस यहीं तक थे। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को आज के साइंस के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई साइंस के क्वेश्चंस में मैं बढ़ोतरी करूँगी, सो डेफिनेटली मैंने आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे कि मैं मैडम क्वेश्चन ज़्यादा लेके आओ, क्वेश्चन ज़्यादा लेके आओ, तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ और बहुत ही अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए। और अब दोबारा मिलते हैं, हमारे 12 बजे की क्लास होगी। 12 बजे की क्लास में आप सभी का इन्विटेशन है, सभी के सभी बच्चे ज़रूर आइएगा 12 बजे की क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जी बाय।